नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अभी तक देखो, स्कूल एजुकेशन हमने कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया है। हायर एजुकेशन में हमारा एक टॉपिक बचा है, रेगुलेटरी सिस्टम ऑफ हायर एजुकेशन। उसको डिस्कस करने के बाद हम बचे हुए पार्ट्स को डिस्कस करेंगे, अदर की एरियाज, और सबसे लास्ट में मेकिंग इट हैपन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रेगुलेटरी सिस्टम ऑफ हायर एजुकेशन। अभी फिलहाल देखो, हमारे देश में हायर एजुकेशन के रेगुलेशन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। कुछ ही बॉडीज ऐसी हैं, फॉर एग्जांपल यूजीसी, इनके पास बहुत ज़्यादा पावर कॉन्सेंट्रेटेड है। इनके काम करने के तरीके में भी काफ़ी बार कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलता है। जैसे देखो, यूजीसी पर आरोप लगता है, यूजीसी रेगुलेट भी करती है और यूनिवर्सिटीज़ को फंड भी प्रोवाइड करती है। तो इस वजह से ऐसी बॉडीज जिनके पास पावर्स काफ़ी ज़्यादा है रेगुलेशन की, इनकी जवाबदेही नहीं तय हो पाती, अकाउंटेबिलिटी नहीं फिक्स हो पाती। और वैसे देखो, नया हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश करने के लिए हमारे देश में रिक्वायरमेंट जो है वो वन ऑफ टफेस्ट है। मतलब बहुत सारी चीज़ों को फुलफिल करना जरूरी है इससे पहले कि आप हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ओपन करो। लेकिन ज़्यादातर जो रिक्वायरमेंट्स है ना, वो इनपुट सेंट्रिक हैं। जैसे आपके पास इतना लैंड होना चाहिए, इतना स्पेस होना चाहिए, फैकल्टीज़ की क्वालिफिकेशन ये होनी चाहिए, करिकुलम को इस प्रकार से इम्प्लीमेंट करो। ये जो बहुत ज़्यादा टफेस्ट रिक्वायरमेंट्स है ना, इसका परिणाम ये निकलता है हमारे देश में एक इंस्पेक्शन रेजीम उभर के आया है। जैसे देखो, शायद आपने सुना भी हो, नाक एक बॉडी है, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल। ये हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को मान्यता देती है। तो जब इस बॉडी के रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं किसी छोटे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, वहाँ पर एकदम से व्यवस्था चाक चौबंद कर दी जाती है और रिक्वायरमेंट मान्यता के लिए फुलफिल करने की कोशिश की जाती है। ज़्यादा स्टाफ दिखाया जाता है, लेबोरेटरीज, ये सब भी एक बार के लिए दिखा दिया जाता है ताकि मान्यता मिल जाए। इंस्पेक्शन के लिए आ रहे हैं अधिकारी, लेकिन जैसे ही मान्यता मिलती है उसके बाद स्टाफ को हटा दिया जाता है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी कम कर दिया जाता है। ऐसी ऐसी चीज़ें बहुत देखने को मिलती हैं हमारे हायर एजुकेशन के सिस्टम में। इसके बाद देखो, पॉलिसी में ये कहा जाता है, इस इंस्पेक्शन रेजीम की वजह से एक तरफ इनोवेशन और एक्सीलेंस नहीं प्रमोट हो पा रहा है, और दूसरी तरफ जो घटिया हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, जो काम करने ही नहीं चाहिए, जो सिर्फ बिजनेस कर रहे हैं, ठीक से एजुकेशन नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं, ऐसे इंस्टीट्यूशन तो बंद होने चाहिए ना। ये भी बंद नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि इंस्पेक्शन रेजीम जो है वो इतना कमज़ोर है जिससे इनोवेशन तो रुक जाती है, बट जो हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस पुअर प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहे हैं वो भी बंद नहीं हो पा रहे हैं पुअर रेगुलेशन की वजह से। तो दोहरा नुकसान हो रहा है खराब रेगुलेशन की वजह से। इसके बाद देखो, क्वेश्चन ये उठता है, तो फिर हायर एजुकेशन को रेगुलेट करने के लिए रेगुलेटरी सिस्टम होना कैसा चाहिए, कमियां क्या हैं, वो तो हमने डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं क्या बदलाव लाने की आवश्यकता है। राइटर बोलते हैं, राइटर मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में बोला जाता है, हमारे देश में हायर एजुकेशन को रेगुलेट करने का सिस्टम इस प्रकार से होना चाहिए कि अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग बॉडी हो। जैसे देखो, हायर एजुकेशन को रेगुलेट करना है तो उसके लिए अलग बॉडी हो, फंडिंग के लिए अलग से बॉडी हो। अभी तो यूजीसी रेगुलेट भी करता है, फंडिंग भी देता है, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। मान्यता देने के लिए अलग से बॉडी हो, एकेडमिक स्टैंडर्ड्स सेट करने के लिए अलग से बॉडी हो। इसके काफ़ी फायदे होंगे। एक तो देखो, एक बॉडी के हाथों में पावर्स कॉन्सेंट्रेट नहीं होंगी जैसे यूजीसी के हाथों में है। दूसरा, ये बॉडीज, इनके फंक्शंस सभी बॉडीज के अलग अलग होंगे, ये इंडिपेंडेंट रूप से काम कर सकेंगे और बीच में इनके कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं होगा। ये सारे फायदे होंगे। तो इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक बॉडी इस्टेब्लिश की जाएगी जिसका नाम होगा नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी, मतलब NHERA। ये बॉडी सिंगल रेगुलेटर का काम करेगी। अभी देखो, हमारे देश में यूजीसी के अलावा अलग अलग प्रोफेशनल फील्ड्स के लिए अलग अलग बॉडीज़ हैं, जैसे
AICTC है इंजीनियरिंग के लिए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया लॉ के लिए है। इस प्रकार से अलग अलग प्रोफेशन के लिए अलग अलग रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं। बट ये जो अथॉरिटी होगी ये हायर एजुकेशन के लिए सिंगल रेगुलेटर का काम करेगी। ये जो बॉडी इस्टेब्लिश होगी NHERA, ये कुछ इंपॉर्टेंट मैटर्स को इफेक्टिवली रेगुलेट करेगी। जैसे देखो, फाइनेंशियल प्रोबिटी, गुड गवर्नेंस, फुल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन पब्लिक डिस्क्लोजर ऑफ ऑल फाइनेंसेस बाय हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। उसके बाद प्रोसीजर्स, फैकल्टी स्टाफ, कोर्सेज, एजुकेशनल आउटकम। ये कुछ इश्यूज हैं जिनको इफेक्टिवली रेगुलेट किया जाएगा NHERA के द्वारा। और बाकी जो मामले हैं वो छोड़ दिए जाएंगे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के ऊपर कि आपके पास ऑटोनमी है, आप इनोवेशन लेके आइए बाकी के मामले में और एक्सीलेंस की तरफ आगे बढ़िए। और ऐसा रेगुलेशन देखो तब पॉसिबल होगा जब एक्रीडिटेशन को डिसेंट्रलाइज्ड किया जाता है। एक्रीडिटेशन का क्या मतलब है? मान्यता देना। मतलब आप किसी के स्टेटस को रिकॉग्नाइज कर रहे हो, मतलब उसे मान्यता दे रहे हो। काफ़ी बार आप सुनते होंगे कि सरकार ने इस कॉलेज को अब डीम्ड यूनिवर्सिटी की मान्यता दे दी है, मतलब एज ए डीम्ड यूनिवर्सिटी एक्रीडिटेशन दे दी है। तो एक्रीडिटेशन इस प्रकार से किया जाएगा, सबसे ऊपर होगी एक नेशनल एक्रीडिटेशन अथॉरिटी यानी NAA। उसके बाद ये जो अथॉरिटी होगी ये कई सारे इंस्टीट्यूशंस को लाइसेंस देगी कि लोअर लेवल पे आप जाइए, आप मान्यता दीजिए। अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को ऐसी पावर दे दी जाएंगी नेशनल एक्रीडिटेशन अथॉरिटी के द्वारा। तो इस प्रकार से मान्यता देने का जो ये काम है ये डिसेंट्रलाइज्ड तरीके से चलेगा और मान्यता दी जाएगी विभिन्न हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को। किसके आधार पर? बेसिक नॉर्म्स के आधार पर, जैसे डिस्क्लोजर, गुड गवर्नेंस, आउटकम्स, ये सब चीज़ें। तो ये पूरा इकोसिस्टम जो है मान्यता देने का वो इंडिपेंडेंट ढंग से चलेगा। तो इससे जो इंस्पेक्शन रेजीम है उससे छुटकारा मिल जाएगा। इसके बाद रेगुलेटरी सिस्टम में नेक्स्ट पॉइंट देखो, अक्सर ये कहा जाता है हमारे देश में जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ से जब स्टूडेंट्स पास आउट होते हैं तो उनकी लर्निंग आउटकम काफ़ी कम होती है, इस वजह से उनकी जॉब नहीं लग पाती। मतलब 4 साल, 3 साल, 5 साल कॉलेज में गुजारने के बावजूद स्टूडेंट ने ज़्यादा कुछ नहीं सीखा है जिसको इस्तेमाल करके वो जॉब लग सके। तो इंडस्ट्रीज़ वाले जॉब देते नहीं हैं। तो एक अलग से बॉडी इस्टेब्लिश की जाएगी, जनरल एजुकेशन काउंसिल यानी GEC। ये बॉडी लर्निंग आउटकम कैसी होनी चाहिए एक स्टूडेंट के पास आउट होने के बाद इस संदर्भ में गाइडलाइंस फ्रेम करेगी। मतलब ग्रेजुएट के क्या एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, ग्रेजुएट के क्या गुण होने चाहिए कॉलेज से पास आउट होने के बाद इस बारे में गाइडलाइंस फ्रेम की जाएंगी जनरल एजुकेशन काउंसिल के द्वारा। और ये जो काउंसिल है एक फ्रेमवर्क भी इस्टेब्लिश करेगी, नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क यानी NHEQF। और ये जो फ्रेमवर्क है इन सिंक्रोनाइजेशन होगा। ऑलरेडी जो एक स्किल्स से संदर्भ में फ्रेमवर्क इस्टेब्लिश हो चुका है जिसका नाम है नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, मतलब दोनों के बीच में सिंक्रोनाइजेशन होगा। ये जो फ्रेमवर्क होगा नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, ये देखो विभिन्न हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को एक ब्रॉड फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेगा जिसके तहत विभिन्न हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस अपना सिलेबस डिफाइन कर सकते हैं बच्चों को सिखाने के लिए। समझ गए? मतलब एक बड़ा फ्रेमवर्क दे दिया गया इसके द्वारा विभिन्न हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को, और बाद में उनको बोल दिया गया आपके पास ऑटोनमी है, आप इस फ्रेमवर्क के अंदर अपना सिलेबस जो है वो फॉर्मुलेट कर सकते हो। तो इससे ऑटोनमी भी आएगी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के पास। इसके साथ साथ देखो ये फ्रेमवर्क ये भी बताएगा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को कि कितनी लर्निंग आउटकम होने पर किसी स्टूडेंट को डिग्री देनी है, डिप्लोमा देना है या फिर सर्टिफिकेट देना है। याद कीजिए हमने पहले भी इसे डिस्कस किया था। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर 2 साल तक बच्चे ने एजुकेशन प्रोवाइड की है तो उसके पास ऑप्शन होगा बीच में छोड़ने का, तो उसको डिप्लोमा मिल जाएगा। 3 साल तक वो करेगा तो डिग्री मिल जाएगी। ये सिर्फ एग्जाम्पल है। तो मतलब स्टूडेंट्स को बीच में छोड़ने का एग्जिट ऑप्शन रहेगा। तो कितना बच्चे ने सीखा है उसके आधार पर ये डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट दिए जाएंगे।
और इसके लिए फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया जाएगा नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट एक और बॉडी के इस्टेब्लिश होने के प्रपोजल से संबंधित है, जिसका नाम होगा हायर एजुकेशन ग्रांट कमीशन यानी HEGC। अभी देखो विभिन्न हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को या फिर यूनिवर्सिटीज़ को ग्रांट कौन देता है? UGC। तो इसको ख़त्म करके एक नई बॉडी इस्टेब्लिश की जाएगी HEGC, जो कि हायर एजुकेशन की फंडिंग और फाइनेंसिंग का ध्यान रखेगी एक ट्रांसपेरेंट क्राइटेरिया के आधार पर। याद कीजिए पहले हमने क्या डिस्कस किया था कि हर एक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में बोर्ड ऑफ गवर्नर होगा और ये बोर्ड इंस्टीट्यूशन के लिए IDP तैयार करेगा। IDP मतलब इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान। इस IDP में विजन होगा कि इंस्टीट्यूशन आगे कैसे बढ़ना चाहता है, क्या विजन है, कैसे प्रोग्रेस करना चाहता है, कहाँ पे पहुंचना चाहता है। तो इस IDP के आधार पर फंडिंग और फाइनेंसिंग की जाएगी हायर एजुकेशन ग्रांट कमीशन के द्वारा विभिन्न हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की। इसके साथ साथ स्कॉलरशिप भी बांटी जाएगी, डेवलपमेंट फंड्स दिए जाएंगे, नए फोकस एरियाज़ के लिए नए कोर्सेज स्टार्ट करने के लिए, और ऑलरेडी जो क्वालिटी प्रोग्राम चल रहे हैं उनको एक्सपेंड करने के लिए भी पैसा दिया जाएगा इस HEGC के द्वारा अलग अलग हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को, और वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट क्राइटेरिया के आधार पर होगा। देखा जाएगा IDP को, मतलब इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान को। तो इस प्रकार से हमने हायर एजुकेशन के रेगुलेटरी सिस्टम को डिस्कस कर लिया। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।